Students, how are you? I hope all are fine. Students, today we are going to discuss a new chapter number 7, system of particles and rotational motion. ठीक है, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशंस डिस्कस किया था एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था, मोशन इन प्लेन डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशंस का इंट्रोडक्शंस है, रोटेशनल मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. रोटेशनल मोशन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन. ठीक है, ये आपका पूरा एंटायरली डिफरेंट है और इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आएगा एंड आफ्टर देन हम इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं इसमें. एंड सिंपली हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे. तो सारी जो चीजें हैं यहाँ पे, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा एंटायरली डिफरेंट होते हैं लीनियर मोशंस के कंपैरिजन में. सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड पार्टिकल्स, व्हाट इज अ पार्टिकल? सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं पार्टिकल्स की. व्हाट इज अ पार्टिकल्स? Particles means it is an object, small object which has finite mass and neglecting size. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक फाइनाइट मास है, ठीक है, बट उसकी साइज जो है वो नेग्लेक्टिंग है, बहुत ही स्मॉल साइज का. जैसे गैसेस पार्टिकल है, गैस की एक पार्टिकल है, गैस के एक मॉलिक्यूल्स है एंड गैस का एक एटम है, दैट इज अ पार्टिकल. या आप कह सकते हैं कि सैंड जो है, रेत जो है, उस सैंड का एक थोड़ा सा एक पार्टिकल जो होगा उसकी साइज का होगा ये, ठीक है ना. तो पार्टिकल्स में क्या होता है, एक फाइनाइट मास होता है बट इट इज ना नेग्लेक्टिंग साइज होता है. इसकी साइज जो है नेग्लेक्टिंग होती है, बहुत ही कम साइज का होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल साइज का होता है ये पार्टिकल्स. एंड नेक्स्ट इज सिस्टम. सिस्टम इज व्हाट? बेसिकली सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल. या बेसिकली वी कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल. सिस्टम्स की अगर हम डिफाइन करेंगे तो सिस्टम्स, अगर पार्टिकल के सिस्टम्स की अगर बात करते हैं तो पार्टिकल ऑफ सिस्टम्स मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स का एक कलेक्शन है जिनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स एक्ट करता हो, तो इस तरीके के कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को कहेंगे सिस्टम. ठीक है, जस्ट लाइक दिस कि वी हैव सिस्टम्स लाइक दिस. इसमें जो है हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का कलेक्शन है एंड दे आर सेपरेटेड एट एन डिफरेंट डिस्टेंसेस. ये अलग अलग डिस्टेंसेस से क्या होते हैं, सेपरेटेड है. इन सबके बीच में एक सेपरेशन है ना, हमारे पार्टिकल्स के बीच में एक डिस्टेंसेस है. तो ये हमारा एक सिस्टम्स हो जाएगा. टू पार्टिकल सिस्टम्स, जस्ट दिस इज अ टू पार्टिकल सिस्टम. थ्री पार्टिकल सिस्टम, हियर और थ्री पार्टिकल सिस्टम है ना, ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप में एक थ्री पार्टिकल सिस्टम हो जाएगा. फोर पार्टिकल सिस्टम्स भी हो सकते हैं जिसमें फोर पार्टिकल्स होंगे, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, रोम्बस के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, दैट इज अ फोर सिस्टम पार्टिकल्स. तो सिस्टम्स बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स. नाउ नेक्स्ट, इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स बेसिकली, इंटरनल फोर्स किसी सिस्टम का अपना इंटरनली फोर्स होते हैं. ये इंटरनली इट मींस इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम. एक जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम्स के अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो एक इंटरेक्शन फोर्स है, दैट इंटरेक्शन फोर्स इज नोन एज इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम. तो हर एक पार्टिकल, जैसे लेट अस सपोज टू पार्टिकल सिस्टम है, इन टू पार्टिकल सिस्टम्स में दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं. लाइक दिस इज अ टू पार्टिकल सिस्टम. दिस इज अ पार्टिकल, इसका मास m1 एंड इसका मास m2. दो पार्टिकल सिस्टम्स है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक है ना. जब इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस है, देन वी नो दैट मास m1 एंड m2 एंड इन दोनों मासेस के बीच में आपका एक इंटरेक्शन फोर्स एक्ट करता है. दैट इंटरेक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो m1 m2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, m2 m1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज f1 एंड f2. एंड वी नो दैट अगर ये f1 एंड f2 दो फोर्स इंटरनली फोर्स है, देन दे आर इक्वल एंड इन अपोजिट साइन. तो ये जो आपका इंटरेक्शन फोर्स होगा f1 एंड f2, ये एक दूसरे के इक्वल्स एंड अपोजिट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्क करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ. जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं. देन वी कैन राइट हियर दैट f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f2.
F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। ठीक है, तो ये जो इंटरनली फोर्स है, ये इंटरनली फोर्स हमेशा इक्वल्स होते हैं एंड सिस्टम्स को बैलेंस करता है। जो आपका सिस्टम्स होता है वो सिस्टम को बैलेंस करता है, उसका एक फाइनाइट शेप देता है ये फोर्स, ठीक है ना। एंड ये जो फोर्स होते हैं इंटरनली फोर्स होते हैं, ये हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल्स होंगे एंड साइंस में अपोजिट होते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज होता है, थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल्स हो जाता है। एंड नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जब किसी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कोई एक सिस्टम है, जैसे हमारे पास एक बॉल है, लेट अस अज्यूम एक बॉल है, इस बॉल पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, जब मैंने फोर्स इसमें अप्लाई किया, दैट फोर्स इज अ एक्सटर्नल फोर्स। लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और इसी के नियर अबाउट हमने एक Q2 चार्ज पार्टिकल्स रख दिया, तो Q1 Q2 पे फोर्स एक्सेप्ट करेगा, Q2 Q1 पे फोर्स एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा एक दूसरे चार्जेस पे, दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल सी हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक सर्टेन हाइट पे कोई भी एक ब्लॉक है, कोई मास है, एंड अर्थ क्या कर रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है mg, एंड दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जब हम किसी सिस्टम पे या किसी पार्टिकल पे जब एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ये एक्सटर्नल एजेंट को इस पे फोर्स अप्लाई करता है, दैट फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। एंड एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही बॉडी क्या करता है, मूव करता है, बॉडी में एक एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। कभी भी इंटरनल फोर्स के कारण बॉडी कभी भी मूव नहीं करता है, और ना ही इंटरनल फोर्स का कभी भी एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, F इक्वल टू द ma। एंड यहाँ पे फोर्स जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण आपका एक्सेलरेशन आता है। कभी भी इंटरनल फोर्स आपका एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, उसका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है एक्सेलरेशन में। ओके, क्लियर। तो ये 4 पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिक सेम्स कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है आपका चैप्टर। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। It's a new topic for everyone. तो सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास का मीन्स क्या है? सेंटर ऑफ मास वर्डिंग से आपको पता चला है कि मास का सेंटर एंड व्हाट इज द मास का सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास। तो देखिए सबसे पहले अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम बात करें, या न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, सारे लॉज को अगर एप्लीकेबल्स करें, देन सिस्टम्स पे ये एप्लीकेबल्स नहीं होते हैं। कभी भी हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, इट्स ओनली वर्क्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। किस पे एप्लीकेबल होती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल्स होते हैं। इसका मतलब है कि भी किसी सिस्टम पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड देन फोर्स इज क्रिएट अ मोशन ऑन द पार्टिकल्स और अ सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, उसमें मोशंस क्रिएट करेगा, एंड दैट मोशंस डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम। जो आपका फोर्स है, उस फोर्स पे आपका फोर्स किस पॉइंट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका निर्धारित करेगा कि सिस्टम जो है आपका रोटेशनल मोशन करेगा या वो लीनियर मोशंस करेगा। लेट अस अज्यूम यहाँ पे हम एक चीज कंसीडर करते हैं, दिस इज अ रॉड, इस तरीके से एक रॉड रखा हुआ है यहाँ पे। सिंपली हम फर्स्ट केस में एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इट मूव्स ऑन अ लीनियर पाथ। ये कहां जाएगा, ये सीधे जाएगा, एक लीनियर पाथ में मूव करेगा। फिर बताएगा बीच में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे आपका फोर्स अप्लाई करने से सिस्टम जो है कहां मूव करेगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन को यहाँ पे ये स्ट्रेट मूव करेगा। बट इन केस अगर हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, देन वी नो दैट व्हाट्स हैपन, क्या होगा इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने से, तो इस पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं टॉप पॉइंट पे, तो इस केस में ये सिस्टम जो है, ये रॉड जो है, ये ट्रांसलेटरी मूव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट कर जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ये रोटेट, ये घूम जाएगा। जैसे ये मार्कर है, अगर आप इसके सेंटर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो सीधे जाएगा, अगर इस टॉप पे फोर्स अप्लाई करेंगे देखिए ये बेंड हो रहा है ना,
जब इस पे टॉप पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। तो इट मींस अगर इसके पॉइंट इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये रोटेशनल करेगा, ये रोटेट करेगा आपके एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि किस पॉइंट पे हमने फोर्स को अप्लाई किया, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको बताता है कि फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई करने पे बॉडी ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशंस करेगा या रोटेशनल मोशन करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रोटेशनल मोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है इसके एक्सिस से या इसके सेंटर से। तो सिंपली अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो हमें सेंटर ऑफ मास, किसी भी सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस पूरे सिस्टम का मास जो है उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट है, एंड उस पॉइंट पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने से सिस्टम जो है आपका क्या करेगा, एक ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशंस करता है। So now that is the definition of center of mass. The center of mass of a body is a point where the whole mass of a body is supposed to be concentrated. ठीक है ना, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, एंड इट डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशंस, और उसके ट्रांसलेटरी मोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है। लेट अस सी दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इट मींस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने से सिस्टम क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशंस कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन इज आल्सो नोन एज लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, इसको हम लीनियर मोशंस भी बोलते हैं या रेक्टिलिनियर मोशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशंस में ये सिस्टम क्या करेगा, लीनियरली मूव करेगा स्ट्रेट जाएगा। तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, सीएम। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ मास। और इन दोनों पॉइंट्स के अलावा अगर कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो सिस्टम ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, वो हमेशा रोटेशनल मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, ठीक है। दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी supposed to be concentrated for describing a translatory motion, ठीक है। और इसका दूसरा डेफिनेशन जो देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम of particle is that single point which moves in a same way in which a single particles having the total mass m of a systems and act upon by the same external force would move। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को किसी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम्स वी कैन कंसीडर एज अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा सिंगल पॉइंट या सिंगल पार्टिकल्स हम अज्यूम कर सकते हैं जहां पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो सिस्टम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक सिंगल पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करने से वो बिहेव करता है, ठीक है। क्लियर है, मतलब किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सिंगल पॉइंट जहां पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो सिस्टम वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि एक पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करने पे वो सिंगल पार्टिकल वैसा बिहेव करता है। तो उन दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम है। तो उस पॉइंट पे जहां पे हम किसी सिस्टम के उस पॉइंट पे जहां पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। जैसे कि आपका रॉड है, जैसे लेट अस सपोज ये आपका मार्कर है, इस मार्कर का भी अपना एक सेंटर ऑफ मास है, दैट इज इसके मिडिल पे हो। अगर आपका सिस्टम कैसा है, सिस्टम अगर कंटिन्यूअस है एंड रेगुलर शेप में है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर का होगा, इसका मिडिल पॉइंट पे होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पे है। जैसे अगर आपका एक जैसे आपका ये बोर्ड है, ये भी आपका करीब एक स्क्वायर शेप में है, तो इस स्क्वायर का अपना एक मिडिल पॉइंट होगा, एक मिड पॉइंट होगा, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस बोर्ड। लेट अस अज्यूम कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो इस पूरे बोर्ड का सेंटर ऑफ मास जो है ये पॉइंट होगा। अगर इस सिंगल पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाएंगे और इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका बैलेंस्ड हो जाएगा, पूरा सिस्टम बैलेंस्ड। लेट अस सी एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल्स। दिस इज अ बुक, ये आपका सिंपली क्या है, एक क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है।
एंड लेट अस अज्यूम कि इस सिस्टम पे हम 5 फोर्सेस अप्लाई करते हैं इस तरीके से। ये सिस्टम आपका क्या है, इसमें ये सिस्टम आपका इस पोजीशन में, ये बैलेंस्ड कंडीशन में। अब इन 5 फोर्सेस को अगर एक किसी सिंगल पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, इन 5 फोर्सेस को किसी सिंगल पॉइंट पे अप्लाई करते हैं और सिस्टम क्या होता है, उस सिंगल पॉइंट पे बैलेंस हो जाता है लाइक दिस। ये जो सिंगल पॉइंट है, जिस सिंगल पॉइंट पे सिस्टम हमारा बैलेंस्ड हो रहा है, दिस पॉइंट, दिस इज मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो इस मिडिल पॉइंट को जहां पे इन 5 फोर्सेस को अप्लाई करने से ये सिस्टम आपका क्या हो रहा है, एक बैलेंस कंडीशन में आ जा रहा है। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। मतलब सेंटर ऑफ मास किसी भी पॉइंट का अगर रेगुलर शेप में है सिस्टम, तो उसका मिडिल पॉइंट में होता है। तो मिडिल पॉइंट में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सिस्टम बैलेंस कंडीशन में रह सकता है, सिस्टम ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, सिस्टम लीनियर मोशंस करेगा, ठीक है। एंड लेट अस अज्यूम कि अगर हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास, इसको हम इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज को थ्रो करते हैं, कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम से अगर उसको हम थ्रो करते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट होता है, उस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का जो मोशन होता है वो हमेशा आपका लीनियर मोशन में होता है। वो कैसा होगा, वो हमेशा आपका लीनियर मोशन में होगा। लेट्स सी एग्जांपल से तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं एंड आफ्टर दैट हम सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक रॉड है, ये इसका मिडल पॉइंट है। आप इसको क्या करते हैं, इस तरीके से थ्रो करते हैं। जब इस तरीके से थ्रो करेंगे तो ये वाला पार्ट इस तरीके से क्या करेगा, इसका रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या होगा, रोटेशन होगा। तो लाइक दिस ये अलग अलग पोजीशन में मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं रॉड का। जब इस रॉड को मैं इस तरीके से क्या करूंगा, थ्रो करूंगा इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट होगा, यहाँ पे इसका रोटेशन होगा। ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पे इसका रोटेशन होगा। तो इन सब में एक चीज आप कॉमन देखिए, हर एक पॉइंट का जो पोजीशन है वो इस एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए ये वाला जो पॉइंट था वो यहां चला गया, ये वाला जो पॉइंट था वो आपका यहां आ गया। देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ ना। इस केस में ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया, इस वाला पॉइंट यहां पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहां चला गया, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, है ना। और फिर ये रोटेट हुआ तो ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये वाला पॉइंट यहां आ गया। देखिए तो इस रॉड में हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे अगर लेट अस अज्यूम कि अगर आपको मैं यहां पे बिठा दूं, यहां पे अगर मैं बिठा दूं आपको इस पॉइंट पे, है ना, तो आपका मोशन कैसा होगा, यहां पे बैठ जाइए आराम से, तो आप इस तरीके से घूमते रहेंगे। तो इस पॉइंट का जो यहां पे मोशन है वो कैसा सर्कुलर मोशन है। ये पॉइंट यहां पे अपने ही एक्सिस के अराउंड यहां पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है। अगर आपको मैं यहां पे बिठा दूं और इसको फेंकूं तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस मिडिल पॉइंट की बात करूं, तो ये मिडिल पॉइंट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये किसी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट हमेशा लीनियर मूव करेगा। तो दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट का मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है, इसका मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है। जब इसका मोशन लीनियर मोशन है, इट मींस दिस इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा किसी भी रॉड का, क्योंकि अगर इस चीज से इस तरीके से थ्रो करेंगे तो हर एक पार्टिकल्स एक तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। इस पार्टिकल के पास देखिए, इस पार्टिकल के पास क्या है, एक लीनियर मोशन है क्योंकि आगे की तरफ भी जा रहा है, और प्लस इसके पास एक सर्कुलर मोशन भी है। कैसा है, सर्कुलर मोशन भी है, वो अपने उसमें
रोटेट भी कर रहा है। तो इस पूरे टर्म्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पे जिसका मोशन जो है वो कैसा है, रोटेशनल है, ट्रांसलेटरी रोटेशनल हम इसको बोलते हैं, ट्रांसलेटरी रोटेशनल है इसका मोशन। लेकिन जो ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट का जो मोशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, लीनियर होता है। ये कभी भी रोटेट नहीं करता, कभी भी सर्कुलर ऑर्बिट पे या सर्कुलर पाथ पे ये मूव नहीं करता, तो इसका मोशन हमेशा लीनियर होगा। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को हम कहेंगे लीनियर, सॉरी इन पॉइंट्स को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास का हमेशा मोशन, आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास जो होते हैं, सेंटर ऑफ मासेस का हमेशा मोशन जो होता है वो हमेशा या तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो रोटेट कर रहा है, एक्सिस क्या कर रहा है, कोई भी सिस्टम किसी भी पॉइंट के क्रॉस या किसी भी एक्सिस के अराउंड को रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल हो रहा है, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेशनल भी है सिस्टम के पास, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा। ठीक है ना, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो होंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर टू सिस्टम्स पार्टिकल, टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशंस देखते हैं। ओके, सेंटर ऑफ मास CM, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिटा देता हूं पूरा। center of mass of two particle system, two particle system का center of mass, how can we calculate? So now let us assume ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, it is x axis, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं हम इसको, and this is y axis and this is center या origin. Now we have a two system particles, let us assume ये आपका थोड़ा सा पास में बनाते हैं इसको, this is point m1 या mass m1, this is mass m2, mass m1 and mass m2. Let us suppose the position vector of mass m1 and mass m2 is the position vector of mass m1 is r1 and position vector of mass m2 is r1, r1 and r2. ठीक है, let us assume कि mass m2 m1 पे एक इंटरनली फोर्स एक्सर्ट करता है, that is F12, and m2 पे m1 एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इंटरनली in this opposite direction, that is F21, and mass m1 पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पे हम एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं F1, एंड मास m2 पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, that is F2. F1 and F2 is an external force, F1 and F2 is an external force. यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं इसका एक्सटर्नल फोर्स है, एंड मास m1 एंड m2 का एक सेंटर ऑफ मास है एट दिस पोजीशन। ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जिसकी पोजीशन वेक्टर है सेंटर से RCM, क्या जाएगी RCM, ठीक है ना। F1 एंड F2 एक्सटर्नल फोर्स हो गए, F12 एंड F21 इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, ये इसके इंटरनल फोर्सेस हो गए, एंड दिस पॉइंट इज ना सेंटर ऑफ मास m1 एंड m2, एंड m1 फर्स्ट पार्टिकल का मास है, m2 सेकंड पार्टिकल का मास है। देन अगर हम इस बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, F1 फोर्स अप्लाई करेंगे,
इसमें F2 फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम पे, तो इस पे नेट जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, that is F net is equal to F1 plus F2। कितना फोर्स होगा इसमें? F1 plus F2। दो फोर्सेस है F1 एंड F2, दो हमारे पास फोर्स हो गए F1 plus F2। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया किस पे? सिस्टम पे। एंड बट इंटरनल फोर्स की अगर बात करेंगे तो इंटरनल फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21, है ना, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड में सेम है। देन F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, और ये जो आपका सिंपली F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, कितना जाएगा? इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? सो नाउ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का मोशन को अगर कंसीडर करते हैं तो इस पे एक फोर्स लगाएंगे F1, तो इस पे एक वेलोसिटी होगा V1, देन वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल M1 की वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज M1 इनटू dr upon dt, velocity, sorry M1 नहीं, not M1, V1 is equal to dr1 upon dt, क्योंकि जब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो पोजीशन चेंज होगा, एंड पोजीशन जब चेंज होगा उसका तो उसमें वेलोसिटी आएगा, दैट इज V1, एंड V1 is equal to dr1 upon dt, एंड सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी जो है V2 is equal to dr2 upon dt। अगर इसमें वेलोसिटी है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इट मींस इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m2, देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 दैट इज a1 इज इक्वल टू व्हाट? a1 इज इक्वल टू a1 इज आपका m1 इनटू v1, नहीं m1 mass is equal to change in velocity, that is dv upon dv1 upon dt, and v1 को वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये d2r1 by dt, and acceleration of second particle that is dv2 upon dt is equal to d2r2 upon dt। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, है ना, वेक्टर फॉर्म। देन इस सिस्टम पे, इस मास पे टोटल फोर्स कितना है? टोटल फोर्स ऑन मास m1 पे टोटल फोर्स हो गया आपका F, यहां पे सिंपली यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं F1 डैश से, इसको F1 डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किससे रिप्रेजेंट करिए? F1 डैश। तो इसमें टोटल फोर्स कितना होगा? F1 डैश का वेक्टर इज इक्वल टू F12, क्योंकि इस पे F12 फोर्स एक्ट हो रहा है और एक F1 फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड प्लस F1, एंड मास m2 पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है टोटल? देन टोटल फोर्स ऑन मास m2 दैट इज F2 डैश इज इक्वल टू, देखिए इसमें फोर्स हो रहा है F21 प्लस एक एक्सटर्नल फोर्स F2 एक्ट हो रहा है, देन अ टोटल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, देन टोटल फोर्स ऑन सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? टोटल फोर्स हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू सिंपली F1 डैश प्लस F2 डैश, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है, जहां वेक्टर छूट गया वो लिख देना वहां पे वेक्टर
F1 dash vector plus F2 dash vector. And now what is F1 vector? F1 dash vector is equal to F12 plus F1 vector and plus F21 plus F2 dash, sorry 2 vector 2 dash. हाँ यहाँ पे डैश है, यहाँ पे अब यहाँ पे F12 एंड F21, तो F12 प्लस F21 प्लस F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, देखिए F12 प्लस F21, F12 प्लस F21, सिंपली अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है, सॉरी इंटरनल फोर्स है, नेट इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड F1 प्लस F2 एंड F1 प्लस F2 अगर हम बात करेंगे तो ये जाएगा आपका सिंपली, ये आपका बचेगा 0 जाएगा, तो ये जाएगा F1 प्लस F2 एंड F1 प्लस F2 इज व्हाट, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F नेट, तो यहाँ पे टोटल जो F की जगह जाएगा यहाँ पे F नेट फोर्स, तो F नेट फोर्स आपका F1 प्लस F2 हो जाएगा एंड F1 इज व्हाट, फर्स्ट इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इतना नोट करिए आप। F net force is equal to, so now F1 is equal to M1 A1 vector plus M2 A2 vector according to Newton's second law. F is equal to what, Ma, तो इस पे फोर्स अप्लाई करें, F1 फोर्स, मास इसका M1 है, एक्सेलरेशन इसका A1 है, देन फोर्स F1 is equal to what, M1 A1 plus फोर्स F2 is equal to what, M2 A2 एंड A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन M1 is what, sorry A1 is equal to, तो ये M1 d2 R1 by dt प्लस M2 और ये A2 है d2 R2 by dt एंड इसको लिखेंगे, अंदर ले जाएंगे इसको, तो d2 R upon dt M1 R1 प्लस इसको अंदर ले जाएंगे तो d2 upon dt दैट इज M2 R2 और इसको इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एज इट इज d2 upon dt M1 R1 plus M2 R2, M1 R1 plus M2 R2 F net is equal to, और इसी F net फोर्स को अगर हम सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज ACM, क्योंकि अब इसी टोटल फोर्स को जो हमने M1 एंड M2 फोर्स पे जो हमने M1 एंड M2 पॉइंट पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया F1 एंड M2, और इन टोटल नेट फोर्स को हम किस पे अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं। इफ दिस फोर्स, if this F net force is applied at center of mass, then ये जो F net फोर्स है, जब इसको सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट एक्सेलरेशन इज ACM, देन F net जो होगा वो आपका टोटल इसका मास सिस्टम का, दैट इज कैपिटल M, एंड जब इस सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एंड सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन इज राइट डाउन एज ACM, क्या जाएगा यहाँ पे सिंपली ACM यूज करेंगे, तो F net is equal to M into ACM, and M is what, M is total mass of the system, and total mass कितना है, दो ही सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम है ये, तो इसमें मास M1 है, इसका मास M2 है, तो टोटल मास M is equal to M1 प्लस M2, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं M1 प्लस M2 and ACM, and now substitute the values of F net in this equation, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये है M1 प्लस M2 और ये जो आपका सिंपली ACM इज इक्वल टू d2 अपॉन dt का स्क्वायर,
सर ये स्क्वायर है यहाँ पे टर्म्स, ठीक है, इसको स्क्वायर लिखिएगा। और ये जो आपका m1 r1 प्लस m2 r2, एंड जो आपका सेंटर ऑफ मास है इसका पोजीशन वेक्टर rcm है, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल से नहीं कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो rcm, तो यहाँ पे acm की जगह हम लिख सकते हैं m1 m2 इज, इसको इधर भेज देंगे इसके डिवाइड में, तो acm इसको लिखेंगे d2/dt स्क्वायर rcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड d2 dt स्क्वायर अपॉन d2 अपॉन dt स्क्वायर। अगर इन दोनों इस इक्वेशंस के अगर हम कंपैरिजन करते हैं, बोथ साइड कंपेयर करते हैं, कंपेयर इन बोथ साइड, देन वी फाइंड rcm इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, and this is the expression for center of mass of two particle system, या of a system of two particle, ठीक है। अगर सिस्टम में दो पार्टिकल हैं तो उन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, RCM से। RCM इज इक्वल टू व्हाट, m1 r1 प्लस m2 r2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? सुनो, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म x एंड y फॉर्म में लिखते हैं, लेट अस सपोज इसका कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xcm एंड ycm, ठीक है। देन इन अ कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे, देन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो xcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड ऐसे ycm लिखेंगे तो ycm इज इक्वल टू व्हाट, m2 y2 m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। अगर यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट था आपका, अगर थ्री डायमेंशन में होगा तो थ्री डायमेंशन में जस्ट यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा, थ्री डायमेंशन में फॉर 3D थ्री डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा, दैट इज ZCM, तो ZCM हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अगर टू डायमेंशन में है तो टू डायमेंशन में x1 xcm निकालेंगे, ycm निकालेंगे, अगर थ्री डायमेंशन में है तो zcm भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ नोट डाउन, क्लियर है? सो नाउ फॉर n सिस्टम पार्टिकल, आपका अगर n सिस्टम पार्टिकल सिस्टम्स में n पार्टिकल्स हैं तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, यहां पे सिंपली निकालेंगे फॉर n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम्स के केस में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, देन सेंटर ऑफ मास RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट एज इट इज क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, एंड mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट mn, ठीक है। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे डॉट mn, इट मींस इट्स रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो इसको हम टोटल मास ऑफ सिस्टम्स बोलेंगे, एंड ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखेंगे इस फॉर्मूले को तो xcm आपका हो जाएगा सिंपली xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस
m3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम दैट इज कैपिटल M। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड YCM हो जाएगा यहाँ पे सिंपली आपका YCM जस्ट हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे जो आपका सिंपली mn yn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम दैट इज m। ठीक है, टोटल मास ऑफ सिस्टम लिखेंगे m m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट। अगर थ्री डायमेंशन में है तो एज इट इज z को भी लिखेंगे, तो z का भी आपका सेम इक्वेशन बनेगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 एंड डॉट डॉट लास्ट में mn zn डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ m। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज मेड बाय ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हमारे पास कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, अगर मास कैसे कंटीन्यूअस है, तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर अ कंटीन्यूअस मास सिस्टम। जैसे आपको कैलकुलेट करना है किसी एक रॉड का, तो रॉड जो है उसमें मास जो है वो कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या जैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी भी एक शीट का, या सिस्टम ऑफ मास निकालना है किसी भी आर्बिट्री सॉलिड ऑब्जेक्ट का, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में मास क्या होता है आपका, सिंपली मास जो है वहां पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम्स या फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, कंटिन्यूअस मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। देन सेंटर ऑफ मास RCM जो जाएगा दैट इज 1/m कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन dr। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dr यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dr। ठीक है, स्मॉल m सर यहाँ पे स्मॉल m आ जाएगा, उसे dr जो आपका एक सिस्टम लेगी या dr थिकनेस का जो आप एक स्ट्रिप लेंगे उसका मास जो है यहाँ पे स्मॉल m, तो स्मॉल m इनटू dr बाय 1/m। कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में xcm का फॉर्मूला हो जाएगा xcm इक्वल टू 1/कैपिटल M इंटीग्रेशन m ऑफ dx, एंड ycm को लिखेंगे 1/m टोटल ऑफ मास इंटीग्रेशन m into dy स्मॉल m, ये आपका स्मॉल m है, हाँ ये आपका कैपिटल M है, एंड ycm इज इक्वल टू सॉरी zcm इज इक्वल टू 1/m कैपिटल M इंटीग्रेशन m ऑफ dz। तो हियर m जो यहाँ पे सिंपली m जो है वो एक छोटा सा स्ट्रिप जैसे, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक रॉड है लाइक दिस इज अ रॉड है ना, तो इस रॉड का में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। लेट अस अज्यूम कि इस तरीके से ये रॉड रखा है, इसको हम x y एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम x एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसी के अलावा ये रखा हुआ है L लेंथ का रॉड है। तो इस केस में यहाँ पे जो रॉड है ये आपका एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, इसमें मास जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेम इस केस में आपको क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे ये इसका पोजीशन, ये इसका मिड पॉइंट हो गया O, ठीक ना, इसकी लेंथ L है, लेंथ कितना है L है। तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि इस मास को हम छोटे छोटे पीसेस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक छोटा सा पीस ले लेते हैं यहाँ पे जिसकी थिकनेस है dx, इसकी थिकनेस है dx। इस छोटे से मास का, इस छोटे से स्ट्रिप का जो मास है दैट इज स्मॉल एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ टोटल M, एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ रॉड जो आपका रॉड है, इस रॉड का मास आप ले लेते हैं कैपिटल M, लेंथ आप लेंगे L,
जो इस रॉड की जो लेंथ है कितना L है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सिंपली यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, इसको इसी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक्सीएम निकालेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के अलाउंग रखा हुआ है, वाई एक्सिस इसकी थिकनेस दी होगी, तो एक्सिस के अलाउंग है, तो इस केस में हम केवल इसका एक्सीएम कैलकुलेट करेंगे, वाईसीएम एंड जेडसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सीएम इज इक्वल टू व्हाट 1 by m ऑफ इंटीग्रेशन m ऑफ dx। m इज व्हाट, m इसका ये जो स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस हमने लिया है dx, जिसकी थिकनेस हमने dx लिया है, तो इस dx थिकनेस वाले स्ट्रिप की मास है m, then mass of small element of thickness dx, जो कि dx थिकनेस का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है, इसका मास हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इसके पर यूनिट लेंथ में कितना मास है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके पर यूनिट लेंथ में मास हो जाएगा कैपिटल M बाय स्मॉल m इनटू इसकी थिकनेस दैट इज dx। तो m बाय l इनटू dx हो जाएगा सिंपल। तो जस्ट इसका सेंटर ऑफ मास xcm इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशंस, देखिए इंटीग्रेशंस 1 बाय m कैपिटल M एंड कैपिटल M बाय l या स्मॉल m इनटू dx। देखिए यहाँ पे dx की हमें लिमिट यूज करना है, dx की लिमिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो dx है, ये जो स्ट्रिप है हम इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस स्ट्रिप्स को हम इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो x का जो लिमिट होगा वो क्या जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पे हमने जस्ट यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके हमने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया है, तो इस x की जो लिमिट है वो क्या हो सकता है, वो 0 से l लेंथ तक हो सकता है, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से l। सो नाउ 1 by m integrations m is equal to capital M by L into dx, okay। x डिस्टेंस पे यहां पे सॉरी m by l इंटू x डिस्टेंस पर है, तो x इंटू dx हो जाएगा, x इंटू dx, तो यहां सिंपली आ जाएगा x dx, लिमिट यूज करेंगे 0 से l, m से m कैंसिल हो जाएगा, देन 1 by l, यहां पे लिखता हूं 1 by l एंड x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट l से 0, तो यहां पे लिमिट यूज करेंगे तो l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, तो यह 1 by l इंटू l स्क्वायर बाय 2, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली ये जाएगा आपका l बाय 2 हो जाएगा, मतलब l बाय 2 जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके लेंथ के हाफ पॉइंट मतलब सेंटर पे होगा, यहाँ पे सिंपली किस पे होगा, सेंटर पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से अगर आपके पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सेंटर ऑफ मास इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर किसी भी पॉइंट्स पे अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डाउट सेशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।